तो अब तक ईरान मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचाने के लिए किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, मगर बीते 24 घंटों से ईरानी सेना इजराइल समेत खाड़ी के कई मुल्कों को दहलाने के लिए क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है। यह हथियार युद्ध में वैसे तो बैन है, दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने विनाशक क्लस्टर बॉम्ब को बैन कर रखा है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब मिसाइल एक नरसंहार का हथियार है। एक मिसाइल रक्त बीज की तरह छोटे छोटे घातक मिसाइलों में बदल जाती है और फिर मचाती है भयंकर तबाही। देखिए ईरान का रक्त बीज, एक ऐसा विनाशक जिसका इस्तेमाल युद्ध में नाजायज, एक ऐसा विस्फोटक जिसे दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने बैन कर रखा है, एक ऐसा विध्वंसक जिसके एक प्रहार से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। उसी प्रलयकारी बम का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, इजराइल में तबाही मचाने के लिए, मिडिल ईस्ट को सुलगाने के लिए, मुस्लिम वर्ल्ड में सनसनी मचाने के लिए। आसमान से बरसते ये वही बारूदी शोले जिसने बीते 24 घंटों से इजरायली जमीन पर कोहराम मचा रखा है। असल में ये प्रतिबंधित क्लस्टर बम है, जिन्हें ईरान अपनी मिसाइलों से लैस करके इजराइल पर हमला कर रहा है, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल भी कराह उठा है, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा है, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा है जिसकी कल्पना इजराइल ने कभी की ही नहीं थी। क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल खास तरह का हथियार है जिसमें कई छोटे छोटे विस्फोटक बम भरे होते हैं। इन वॉरहेड्स को सब म्यूनिशन या बमलेट कहते हैं। ये लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले हवा में फटता है, जिससे दर्जनों बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं। यानी ईरान एक मिसाइल के जरिए इजरायली सरजमी पर कई धमाके कर रहा है, और ईरान का यही बारूदी प्रहार नेतन्याहू के होश उड़ा रहा है। इजराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए, क्लस्टर बमों से प्रचंड तबाही मचाने के लिए अपने सबसे विध्वंसक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जिसका नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल, जो एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का कुल वजन 30 टन है। ये माक 16 की रफ्तार से अटैक करती है। ये मिसाइल 1500 किलो के वॉरहेड ले जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल को दहलाने के लिए ईरान उसी युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहा है जैसे 50 के दशक में अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ किया था। साल 1955 से 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया था। यह जंग वियतनाम के ही 2 हिस्सों में लड़ी गई थी, पहला नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। अगस्त 1964 में अमेरिका साउथ वियतनाम के समर्थन में उतरा और उसने नॉर्थ वियतनाम पर भीषण बमबारी शुरू कर दी। नॉर्थ वियतनाम को दहलाने के लिए अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। वियतनाम में आज भी अमेरिकी क्लस्टर बम की तबाही के सबूत देखे जा सकते हैं। आज भी वियतनाम क्लस्टर के बारूदी मंजर से खौफजदा है। बावजूद इसके क्लस्टर बमों का इस्तेमाल थमा नहीं है, वो भी तब जब जंग में इस विनाशक हथियार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो साल 2008 में डबलिन में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। इसके तहत क्लस्टर बमों को रखने, बेचने या इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि एक क्लस्टर बम एक साथ कई धमाके करने के लिए कुख्यात है। अगर कोई मुल्क क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर देता है, इसका मतलब बहुत बड़े इलाके में एक ही वक्त में बेहिसाब तबाही मचाना होता है। आपको बता दें कि क्लस्टर बॉम्ब जहां भी फटता है वहां भीषण नरसंहार हो सकता है। लाखों लोग मारे जा सकते हैं। इस विनाशक बम को फाइटर जेट या फिर मिसाइल के जरिए दुश्मन के इलाके में दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। यही वजह है कि क्लस्टर बम को बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है और दुनिया के करीब 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। मतलब साफ है कि ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शने वाला नहीं है। तभी तो वो ड्रोन मिसाइलों के साथ इजराइल की सरजमी को क्लस्टर बमों से ही दहला रहा है।
क्लस्टर बम का सबसे खतरनाक पहलू अनफटे सबमिशन भी होते हैं, जिनमें हमलों के वक्त तो विस्फोट नहीं होता, मगर ये सालों तक जमीन या सतह पर पड़े रह सकते हैं, किसी मिनी लैंडमाइन की तरह। इस दौरान अगर उसके आसपास कोई हरकत हुई तो ये जिंदा बम किसी भी वक्त फट सकते हैं, और वियतनाम में भी दशकों तक ऐसा हुआ था। अब ये देखना होगा कि ईरान के क्लस्टर बमों को रोकने के लिए इजराइल क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगले 12 घंटे में ईरान युद्ध का चैप्टर पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अमेरिका प्लान बी पर काम शुरू कर सकता है। अमेरिका वही करने जा रहा है जो उसने आज से 25 साल पहले अफगानिस्तान और इराक में किया था, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन, मतलब जमीनी युद्ध। ईरान में अमेरिका की पैदल सेना कहां से घुसेगी और क्या अमेरिका ने उसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि हर बार की तरह अमेरिका को ग्राउंड ऑपरेशन में भी तो कहीं मुंह की खानी नहीं पड़ेगी। एक के बाद एक कई ट्रकों पर लदी बख्तरबंद गाड़ी, सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों की ये कतार अमेरिकी सेना की बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि यह काफिला इराक के कुर्दिस्तान से होते हुए ईरानी सीमा की ओर बढ़ रहा है। तो क्या अमेरिकी सैनिक अब ईरान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल के हमले के बावजूद बीते 7 दिनों से ईरान युद्ध में टिका हुआ है। सवाल यह है कि ईरान को घुटने पर लाने के लिए ट्रंप अब कुछ नया करने जा रहे हैं। अब प्लान बी को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। क्या ट्रंप ईरान में अपनी पैदल सेना उतारने वाले? क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर कब्जा करेंगे? अमेरिका के संभावित एक्शन प्लान को देखते हुए ईरान ने भी तैयारी कर ली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची तो खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान में अमेरिकी सैनिक आए तो उन्हें खौफनाक सजा देने की तैयारी है। अमेरिका और इजराइल हवाई हमलों के बाद भी ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हो पाए और अमेरिका और इजराइल के सामने महंगी मिसाइलों के खत्म होने का संकट भी मंडरा रहा है और इसलिए अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने दावा किया है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन ट्रंप के बयान पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो बोलते हैं अक्सर उसका उल्टा ही करते हैं। और अब तो ईरान से लगी सीमाओं में अमेरिकी सैनिकों की हलचल इसका सबूत भी दे रहे हैं। अगर अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी तो कैसे और कहां से दाखिल होगी, मैप के जरिए समझिए। ईरान की जमीनी सीमा 7 देशों से लगती है। पश्चिम में ईरान की सीमा इराक और तुर्की से लगती है, जबकि उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया है। पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान है, जबकि दक्षिण में पाकिस्तान है। इसमें से तुर्की और इराक में अमेरिकी बेस है और वहां पर यूएस फोर्स के जवान मौजूद हैं। मतलब अगर ट्रंप चाहेंगे तो तुर्की और इराक के रास्ते ही अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी। तुर्की पहले ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध कर चुका है। इराक की सरकार पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी सेना इराक के रास्ते प्रवेश कर सकती है। यह अमेरिका के लिए सबसे आसान और सेफ रास्ता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास 19 देश हैं, जिनमें से 8 देशों में अमेरिका का स्थायी बेस है, जबकि 11 देशों में अस्थायी अमेरिकी बेस मौजूद है। इन देशों में करीब 60,000 अमेरिकी सैनिक, टैंक और हथियार के साथ मौजूद है और यही कारण है कि अमेरिका का ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना आसान लग रहा है। लेकिन ईरान भी पहले से तैयार बैठा है। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए ईरान इराक से लेकर खाड़ी देशों तक अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है। उनके हथियार, गोला बारूद और टैंकों को नष्ट कर रहा है। 2001 के बाद से अभी तक करीब 10 देशों में अमेरिका ऑपरेशन कर चुका है। इसमें इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और मैक्सिको है। इनमें से अफगानिस्तान में अमेरिका की पैदल सेना विफल साबित हुई। 20 साल बाद आखिरकार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को भागना पड़ा था। तो क्या ट्रंप एक बार फिर से इतना भारी जोखिम उठाएंगे? क्योंकि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है अमेरिका का ईरान से युद्ध में पूरी तरह से फंसना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान युद्ध में सामने से
ईरान भले ही अकेला दिख रहा हो, लेकिन उसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो वर्ल्ड वॉर लड़ने की ताकत रखती हैं। और ये ताकतें हैं रूस और चीन। इन दोनों देशों के ईरान से अच्छे रिश्ते रहे हैं और दोनों खामेनेई के खात्मे पर अमेरिका को धमकी दे चुके हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री ने संकेत दे दिया है कि रूस और चीन दोनों देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर कंफर्म समझिए। क्या जलता ईरान तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है? इजराइल पर ईरान का पलटवार क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की दस्तक है? क्या 2026 में दुनिया में होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध? आग लगी है मिडिल ईस्ट में तो चपेट में आएंगी महाशक्तियां। दुनिया में ईरान अकेला देश थोड़े है। अमेरिकी इजराइल हमले में ईरान पहले ईंट दर का अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। शहर के शहर राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन क्या ईरान अकेला जलता रहेगा? दुनिया में ईरान का कोई दोस्त नहीं जो विपत्ति में इस घड़ी में उसका साथ दे। तो जवाब है ना? ईरान के साथ सामने से ही नहीं, पर्दे के पीछे से ही सही। ईरान को हथियार देने वाला, ईरान को अमेरिकी एयरबेस पर गिराने के लिए बम देने वाला, ईरान को युद्ध में टिकाए रखने के लिए सहारा देने वाला। ईरान के साथ खड़ा है रूस, ईरान का साथ दे रहा है चीन। रूस, चीन और ईरान के बीच ये टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, लेकिन जंग में रिश्ते पहले से की गई दोस्ती के आधार पर तय नहीं होते। मौके की नजाकत तय करती है युद्ध काल का याराना। रूस और चीन ईरान का साथ क्यों देंगे, पहले इसे समझते हैं। रूस चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक फंसा रहे। इसका फायदा रूस को यूक्रेन में युद्ध में जीत के तौर पर हासिल हो सकती है। ये जेलेंस्की को मिल रहे अमेरिकी हथियार हैं, जिन्होंने अब तक पुतिन का यूक्रेन में रास्ता रोक रखा है। मतलब अमेरिका और यूरोप ईरान में उलझ गए तो रूस के लिए मिशन यूक्रेन आसान हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये कह चुके हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी इजराइल सैन्य अभियान को असंभव बनाने के लिए मॉस्को हर संभव प्रयास करेगा। रूस के इस स्टैंड से पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि ईरान को रूस जल्दी हारने नहीं देगा। रूस अब तक ईरान को Su-35 फाइटर जेट्स, वेरबा शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर, Yak-130 ट्रेनर जैसे हथियार सप्लाई करता रहा है और युद्ध के दौरान भी करता रहेगा। फिलहाल तो यही सीन दिख रहा है। लेकिन चीन क्यों ईरान का युद्ध में साथ देकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लेगा? तो इसका जवाब है चीन को ईरान युद्ध में मौका दिख रहा है। वो मौका क्या है, इसे 4 पॉइंट में समझते हैं। पहला ये कि अमेरिका के ईरान युद्ध में फंसे रहने से चीन को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। दूसरा ये कि ताइवान को लेकर भी उसके सामने आने वाली अड़चन कमजोर हो। तीसरा ये कि मिडिल ईस्ट में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। और चौथा ये कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और यूरोप ने जिस तरीके से हथियार सप्लाई किया है, ईरान युद्ध के दौरान हथियार की क्राइसिस पैदा हो। तो ईरान के जलते रहने में अप्रत्यक्ष रूप से रूस और चीन दोनों का फायदा है और यही फायदा तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। वो कैसे? तो रूस और चीन की ईरान युद्ध में भूमिका की बात सामने आते ही ट्रंप का बौखलाना तय है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में असफल रहे हैं, लिहाजा ईरान युद्ध रूस और अमेरिका के आमने सामने आने की वजह बन सकता है। ऐसा ही चीन के साथ हो सकता है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है और ट्रंप ईरान में चीन के हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नतीजा ये हो सकता है कि ईरान युद्ध के बहाने अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि चीन ईरान को सीधे हथियार बेचना 2005 के बाद बंद कर चुका है, लेकिन ईरान को ड्रोन के इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, हजारों टन सोडियम परक्लोरेट भेजता रहा है। सोडियम परक्लोरेट से सैकड़ों मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। इन सब के अलावा रूस, चीन और ईरान के साथ एक बात सबसे कॉमन है कि इन तीनों का दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका के साथ यूरोप है। तो रूस, चीन और ईरान साथ आएंगे तो यूरोप अकेला खड़ा होकर मुंह नहीं ताकेगा, यानी तीसरे विश्व युद्ध का भड़कना तब तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वह ईरान पर अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले का वजन आप इसी बात से माप सकते हैं कि 200 ठिकानों पर अमेरिका ने 2000 किलो के बम गिराए और इसके लिए ईरान ने अपने
दरअसल अमेरिका ने अपने शक्तिशाली B-2 फाइटर जेट्स का B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। इस विमान ने पेनिट्रेटर बॉम्ब लगाकर अमेरिका ने ईरान की कई अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया है। 50 से ज्यादा सेट, 200 से ज्यादा फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और B-1, B-2 और B-52 जैसे शक्तिशाली बॉम्ब। अमेरिका ने एक साथ ईरान के 200 टारगेट को हिट किया और इसके लिए अमेरिका ने उसी बॉम्बर का एक बार फिर इस्तेमाल किया जिससे पिछले साल जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया था। इसे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका पर ईरान के हमले का न्यू नॉर्मल है। B-2 बॉम्बर की विध्वंसक क्षमता की डिटेल दिखाएंगे। उससे पहले उस 2000 पाउंड यानी 907 किलो वाले बम की विनाशक क्षमता देख लीजिए और कल्पना कीजिए कि ईरान में जहां ये बम गिरा हो वहां का मंजर कैसा हो। मार्केटी जहां गिरते हैं उसका 2 किलोमीटर तक का एरिया तबाह हो जाता है। 500 मीटर तक एरिया में आने वाली चीजें नष्ट हो जाती। इस सीरीज में मार्केटी 4, मार्केटी 1, मार्केटी 2 और मार्केटी 3 बम शामिल। पहले इन्हें केवल अमेरिका ही बनाता था, लेकिन अब कई देश इसे बनाने लगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली, पाकिस्तान समेत कई देशों के पास इस तरह के खतरनाक बम। इजराइल खुद भी इस तरह के बम बनाता है, लेकिन ज्यादातर बम अमेरिका से ही खरीदता है। इन बमों का अमेरिका इसलिए इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्चिंग साइट अंडरग्राउंड, जिन्हें नष्ट करने के लिए जमीन के बहुत अंदर तक मार करने वाले बम की जरूरत होती है। अमेरिका के पास ऐसे कितने खतरनाक बम हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है और ईरान पर जब ये बम गिरे होंगे उसकी तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि इतने वजनी बमों को ईरान पर गिराने के लिए अमेरिका ने जिस फाइटर जेट B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया है उसकी क्षमता क्या है। दुनिया के हर रडार से लगभग अदृश्य रहने की क्षमता, हजारों किलोमीटर दूर तक बिना रुके उड़ान और सटीक हमला करने की ताकत B-2 बॉम्बर को आधुनिक युद्धों में गेम चेंजर साबित करती है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर अब तक कई अभियानों में शामिल रहा है और हर अभियान में इसने खुद को साबित किया है। ये दुनिया का सबसे महंगा सैनिक विमान माना जाता है। दुनिया भर में कुल 21 B-2 बॉम्बर बनाए गए। विमान का प्रकार स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, विंग स्पैन यानी पंखों की चौड़ाई 52.12 मीटर है, लंबाई 20.9 मीटर, ऊंचाई 5.1 मीटर, वजन लगभग 72,575 किलोग्राम, हथियार क्षमता पारंपरिक और परमाणु दोनों, क्रू मेंबर, 2 पायलट, रेंज एक बार हवा में ईंधन भरने के बाद लगभग 18,500 किलोमीटर। पहले इतना भारी भरकम खर्चे वाला फाइटर जेट रखना कई देशों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और अमेरिका भी इसका चुनिंदा जगहों पर ही इस्तेमाल करता है। अब ईरान में कर रहा है तो युद्ध कितना भीषण हो चुका है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और क्या महाशक्ति अमेरिका को ईरान ने झुका दिया है। व्हाइट हाउस से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल यही आएगा, क्योंकि विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम छोड़कर ओवल ऑफिस में बैठ गए हैं और ईरान से जीत की दुआ मांगी जा रही। डोनाल्ड ट्रंप दुआ मांग रहे हैं। ईरान ने जब से उनके कई बिलियन डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया तब से ट्रंप मिसाइल का बटन नहीं दुआ का दौर चला रहे हैं। क्या ईरान ने युद्ध में 7 दिनों के अंदर ही ट्रंप को चांद तारे दिखा दिए? क्या ट्रंप को ईरान से जंग अपनी सबसे बड़ी गलती लगने लगी है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने घुटने टेक चुके हैं? व्हाइट हाउस से यह तस्वीर जब से सामने आई है
उसके बाद से ही सुपर पावर की शक्तियों पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रार्थना कर रहे हैं और वो भी युद्ध के दौरान। आसपास खड़े पादरी उनके कंधों पर हाथ रखे हुए, प्रार्थना चल रही। व्हाइट हाउस में इस पूजा के लिए ट्रंप ने सभी पादरियों को आमंत्रित किया, फिर ईसाई पद्धति से पूजा पाठ की गई। I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. I pray for you. अमेरिका के सलामती के लिए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रार्थना कराई। Over our troops. ईरान से जीत के लिए ट्रंप ने दुआ मांगी। तो क्या ट्रंप ने जैसा सोचा था उससे कई गुना ताकत से ईरान ने जंग में अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया है? क्या ट्रंप का अमेरिकी हथियारों और सैनिकों से भरोसा उठ रहा है, इसलिए वो दुआ मांग रहे हैं? अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अकेले ईरान ने दोनों की नाक में दम कर रखा है। ईरान युद्ध में अमेरिका को ऐसे जख्म दे रहा है जिन्हें आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। इस बार खामनेई की सेना ने उस अमेरिकी रडार थार्ड पर चोट की, जिस पर अमेरिका को काफी नाज है। यूएई, जॉर्डन और कतर में अमेरिका के थार्ड रडार सिस्टम को ईरान ने बर्बाद कर दिया। दरअसल खामेनेई की मौत के बाद ईरान के सिर पर खून सवार है। ईरानी सेना बदले की आग में जल रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने धुआं कर रखा है। किलर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से ईरान लगातार तबाही मचा रहा है और इसी कड़ी में ईरान ने बहरीन के सबसे बड़े ऑयल डिपो को ही जलाकर राख कर दिया। अब सवाल यह कि ईरान का टारगेट सुन्नी देशों की बजाय शिया मुल्क पर कैसे शिफ्ट हुआ, देखिए। आसमान में उठती आग की भयावह लपटें और बारूद से सने धुएं का गुबार ईरान के जंगी इंतकाम का सबूत है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का प्रतिशोध है। बारूदी जलजले की तस्वीर बहरीन की है, जहां ईरान ने सबसे बड़े ऑयल डिपो बैपको को निशाना बनाया, वो भी किलर मिसाइलों के जरिए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही ऑयल डिपो पर गिरी, जबरदस्त विस्फोट के साथ बारूदी गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी धधकने लगी। तेल डिपो के अलग अलग हिस्सों से आग धुएं का गुबार उठने लगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में किसी तेल डिपो को निशाना बनाया हो। करीब 100 घंटे पहले ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक के जरिए सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको को दहलाया था। जहां ईरान ने बहरीन में ऑयल डिपो को उड़ाने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया, तो वहीं सऊदी अरब के अरामको ऑयल रिफाइनरी को सुलगाने के लिए IRGC ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो घमासान मचा है, जिस तरह ईरान को घेर कर उस पर हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद से ही ईरान बदले की आग में धधक रहा है और वो इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के हर मुल्क पर हमला कर रहा है जो अमेरिका का सहयोगी है, जो जंग में ईरान के खिलाफ खड़ा है। इसी कड़ी में अब ईरान के टारगेट पर बहरीन है, जिसकी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बैपको ऑयल रिफाइनरी पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ये ऑयल रिफाइनरी बहरीन के सित्रा आइलैंड पर मौजूद है। अब तक ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बना रहा था। हालांकि इस दौरान ईरान के कई हमले नाकाम भी हुए, मगर अब ईरान का टारगेट मिडिल ईस्ट के खजाने यानी ऑयल पर है। तभी तो ईरान चुन चुन कर सऊदी, कतर और बहरीन के ऑयल डिपो को राख कर रहा है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर इसका असर पड़े। बेशक ईरान के एटमी फितूर को चकनाचूर करने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतारने के लिए अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला किया हो, मगर जिस तरह ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन जखीरे से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाया है, उसे देख ट्रंप नेतन्याहू के होश उड़े हुए हैं। और अब तो एक्सपर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि ईरान यही नहीं रुकेगा। अब तक ईरान ने जो हमले किए वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली इंतकाम तो अभी बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए ईरान ने अपने तमाम विनाशकों को वॉर जोन में एक्टिवेट कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या कट्टरपंथी गैंग हिंदू त्योहारों पर शांति भंग करने की साजिश रच रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि होली के दिन 26 साल के एक हिंदू को कट्टरपंथी जमात ने अकेला पाकर उसे मार डाला। उसकी निर्मम हत्या कर दी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके परिवार की एक बच्ची के हाथों होली का गुब्बारा मुस्लिम समाज की एक महिला पर गिर गया। सवाल है कि देश की राजधानी में अगर हिंदू अपना त्योहार मनाएगा तो क्या मारा जाएगा? 11 बजे अकेला आ रहा था बुल से, 40-50 थे, इन्होंने घेर के वहीं रोड पे ही मारा, सिल्लियाँ मारी, डंडे मारे। हमें खतरा है मुसलमानों से, जिहादियों से। हाथों में बल्ला, उसको लाठी डंडे राड़ और सिल्ली तक मारे उसके छाती पे। लाठी डंडे, सिल्लियों से मारा, डंडों से मारा, तलवारों से मारा, खून से लथपथ पत्थर। मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ पे क्या बीत रही है ये देखो ना। घर के टूटे शीशे, ये गवाही दे रहे हैं उस बर्बरता की, ये गवाही दे रहे हैं उस निर्मम हत्या की, ये गवाही दे रहे हैं होली के उस रात की जब मुस्लिम समाज के कुछ दबंग युवकों ने एक हिंदू लड़के को अकेला पाकर बुरी तरह पीटा, उसे मार डाला। वजह केवल वो एक गुब्बारा था जो 11 साल की बच्ची के हाथों से छूटकर नीचे जा गिरा। मामला 4 मार्च का है। उस दिन होली थी। बच्ची हाथों में पानी से भरा गुब्बारा लेकर घर की बालकनी में खड़ी थी। नीचे से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी, तभी वो गुब्बारा छूटकर उस महिला पर जा गिरा। इसी के बाद विवाद खड़ा हो गया। कट्टरपंथियों की टोली ने होली के दिन को हंगामे में बदल दिया। वो छोटा बच्चा था, उसके हाथ में गुब्बारा था, वो नीचे गिर गया। वो लेडीज जा रही थी तो उसके छांटे लग गए, और छांटे लगने के बाद हमने वो लड़ाई करने चालू हो गई। हमने उनसे गलती मांगी, हाथ जोड़ लिए, माफी भाई बच्ची है, गलती हो गई। तो उन्होंने लट्ठे बरसाना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। तब तो किसी तरह कट्टरपंथियों को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया, लेकिन इन लोगों पर तो खून सवार था। रात को 11 बजे कट्टरपंथियों की जमात ने तरुण नाम के युवक पर हमला बोल दिया। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये घर से करीबन 10 मीटर की दूरी पर ये चौराहा है, और ये जानकारी है कि 26 साल का तरुण अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी यहाँ घात लगाए जो हमलावर हैं, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के लोग बताए गए हैं, उनके पास में लाठी डंडे थे और उन्होंने घात लगा करके तरुण पर हमला करना शुरू कर दिया। तरुण उसी परिवार से ताल्लुक रखता है जिसकी बच्ची के हाथों से गुब्बारा गिरा था। पूरे विवाद से अनजान तरुण रात के समय घर लौट रहा था। तब आरोप है कि कट्टरपंथियों की टोली ने उसे घेर लिया और तरुण पर लाठी, सिल्लियों और तलवारों से वार किया, और होली के दिन एक हिंदू की बुरी तरह पीट कर हत्या कर दी। 11 बजे अकेला आ रहा था बुल से, 40-50 थे, इन्होंने घेर के वहीं रोड पे ही मारा, सिल्लियाँ मारी, डंडे मारे। इसको इन सब ने मिल के मारा, हम लोग अंदर थे, हमें पता ही नहीं लगा, और वहाँ ढेर कर दी। सुइयाँ मारा इन्हें, राड वगैरह, सिल्ली मार रही है। जब वो लेट गया, हाँ, उसके बाद उसके छाती पे सिल्ली मारी है पत्थर की। लखनऊ के केजीएमयू में एक बार फिर से कब्जा गैंग एक्टिव हो गया। केजीएमयू में भाईजान का कब्जा बढ़ते ही जा रहा है। ना कोर्ट कचहरी का खौफ, ना योगी फोर्स का डर। केजीएमयू में पहले से ही अवैध मजारों को गिराने का नोटिस दिया गया। योगी का बुलडोजर कभी भी अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन इसके बाद भी भाईजान का कब्जा रुक नहीं रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे। होली की 3 दिन की छुट्टी क्या हुई, केजीएमयू में कब्जा गैंग एक्टिव हो गया। सामने मजार है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता फिलहाल बंद है। बांस बल्ली से अवैध तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, आवाजाही रोक दी गई है। मजार के पास मौजूद इस ग्राउंड में कुछ गाड़ियां पार्क हैं, लेकिन भाईजान के कब्जे के बाद ये गाड़ियां न तो यहां से निकल पा रही हैं, न ही यहां पार्क हो पा रही हैं। चंद लोगों ने गाड़ियों को ही कैद कर लिया है। जिस दिन लखनऊ में होली खेली जा रही थी, उसी वक्त भाईजान केजीएमयू में अवैध कब्जे का दायरा बढ़ा रहे थे।
कि ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सामने से हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि KGMU का गेट नंबर 1 वो सामने है। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद बाएं हाथ पर आपको यहाँ पे पार्किंग दिखती है, जहाँ पर ये देखिए इस समय कोन रखा हुआ है। यहाँ पर ये कोन नहीं रहता था और ये इस रास्ते से आप पार्किंग पर अंदर जाते थे, लेकिन ये बल्ली यहाँ पर लगा के पार्किंग को पूरी तरीके से मजार वालों की तरफ से बंद कर दिया गया है। KGMU में कब्जा गैंग से कुछ महीने पहले ही योगी के बुलडोजर ने इसे खाली करवाया था, लेकिन मियां भाई ने फिर से हरमैन शाह मजार के आसपास कब्जा कर लिया, बुलडोजर को नई चुनौती दे दी है। लेकिन होली की रात में कुछ लोगों ने इसको जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से बांस बल्ली लगा के उसको घेर लिया है। अगले दिन सुबह जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, कल हम लोगों ने उसकी कार्रवाई पूरी करके सर्वे कराकर उसको जो है FIR के लिए पुलिस को एडिशनल प्रोक्टर ने, कार्यवाहक प्रोक्टर ने सूचना दे दी है। मैंने भी अपने स्तर से व्हाट्सएप कर दिया है। जहां पर अवैध कब्जा किया गया है, वहीं पर पास में KGMU का आई हॉस्पिटल है, जहां रोजाना सैकड़ों पेशेंट आते हैं और यहीं पर गाड़ियां पार्क होती हैं। KGMU में मजार और मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जे का विवाद पुराना है। KGMU में मौजूद अवैध मजारों को गिराने का नोटिस जारी हो चुका है। रमजान के कारण अभी एक्शन पर ब्रेक है, लेकिन रमजान बीतने के बाद कभी भी बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला सकता है। KGMU में कुल 8 मस्जिद और मजार हैं। इनमें से प्रशासन 6 अवैध मजारों को हटाने के लिए नोटिस पहले ही चस्पा कर चुका है। नोटिस की दूसरी मियाद भी खत्म हो चुकी है। कब्जा खोर भूल गए हैं कि ये यूपी है और यहाँ पर योगी का रूल ऑफ लॉ चलता है, और जो भी योगी की खींची हुई लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसे योगी फोर्स पहले समझाकर, नहीं तो बुलडोजर से कानून का पाठ पढ़ाती है। अभी तक तो सिर्फ मजारों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता था, लेकिन अब बुलडोजर को एक और टारगेट मिल गया है और सबका हिसाब 22 मार्च के बाद हो सकता है, क्योंकि ईद जाते ही बुलडोजर अपनी ईदी देगा। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।